हेलो एवरीवन, मैं जेनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे प्लस टू अपियरिंग और साथ के साथ जो बच्चे जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम जो कवर कर रहे हैं, आपको चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। जो कि मैट्रिक्स का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो दूसरा चैप्टर चल रहा है वो हमारे पास चला है डिटर्मिनेंट का। अब देखो, वन बाय वन चीजें आपको कवर करनी है। आपने देख लिया होगा कि जैसे ही मैट्रिक्स खत्म हुआ है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगाए हैं तो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बड़ी आसानी से निकलेंगे, क्योंकि हमने जो चीजें की है वो जेई मेन प्लस एडवांस दोनों चीज साथ में की है, तो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, कि आपके पास जो रहेगा कि डिटर्मिनेंट में अगर बात करें, तो हमने पिछले लेक्चर में जहां से छोड़ा था कि हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था डिटर्मिनेंट का पूरा, जिसके अंदर हमने फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और हमने थर्ड ऑर्डर, ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ ली थी। और उनको ओपन करने का तरीका भी मैंने सभी जो डिटर्मिनेंट थे उनका बता दिया था। तो आपको भी वन बाय वन सारे के सारे कवर करने हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि लगभग जो क्वेश्चन बनते हैं वो प्रॉपर्टीज बेस ही होते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। अगर जिस बच्चे को प्रॉपर्टी आ गई तो इसका मतलब आप आराम से पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हो। अब बात आती है, सबसे पहले कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं होती, 7-8 प्रॉपर्टी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, और बड़ी आसान भी है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। अगर बात करें कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो अनचेंज रहेगी, कब? जब हम रो और कॉलम को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। अब कैसे? अगर आपको मैंने बेसिक डिटर्मिनेंट के अंदर बताया था कि जैसे अगर आप एक अगर ट्रांसपोज करते हो और उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ए डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसपोज में रो और कॉलम आपस में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम किस में बदल जाता है, फर्स्ट रो में। ये आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करूं तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को अगर ओपन करूं, ओपन टू R1, किससे ओपन किया मैंने, ओपन टू R1, R1 से मैंने ओपन किया। अब सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले अगर R1 की बात करें तो ये है रो फर्स्ट, तो फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिया, बाकी का जो बच गया ये डिलीट जाएगा, सामने वाला ये डिलीट, इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस लगेगा और इसका मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 2। अगला जो एलिमेंट लेंगे वो कौन सा लेंगे, 1 लेंगे। कौन सा लेंगे, इस 1 को लेंगे। अगर मैंने 1 लिया तो ये डिलीट और ये डिलीट, 0 और 1 की मल्टीप्लाई, 0 माइनस और 12 कितना हो जाएगा, 0 में से माइनस 12 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 12। अब आपको पता है कि साइन जो इनके आगे चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, जो जो एलिमेंट लेते हैं हम, तो हमारे पास ये एलिमेंट लिया, इसके साथ हमने इसका माइनर लिख दिया। अब अगली बात आती है, हमारे पास आता है 2, तो प्लस साइन लगेगा और 2 ले लिया। अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा, ये डिलीट और ये डिलीट, इसकी मल्टीप्लाई 0 माइनस 4, तो क्या बचेगा, माइनस का 4। तो जब भी आप सोल्व करोगे इसको, तो जब भी आपने सोल्व किया तो क्या बचा, देखो माइनस का 2 प्लस का कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8, तो माइनस का 10 प्लस का 12, आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अगर इस केस में हमारे पास ये तो डिटर्मिनेंट जो गिवन था, अब इस डिटर्मिनेंट का मैं ट्रांसपोज करता हूं। क्या करता हूं, ट्रांसपोज, रो और कॉलम को इंटरचेंज करता हूं। अगर आपके रो और कॉलम जब इंटरचेंज होंगे तो हमारे पास क्या होगा कि जो पहली रो होगी, जो पहली रो है वो पहले कॉलम में चेंज, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तीसरी रो तीसरे कॉलम में चेंज हो जाएगी। अब जो इसको ओपन करता हूं, मैं किसी से भी ओपन करूं कोई फर्क नहीं है, मैं ओपन R1 से ही करता हूं। किससे, ओपन टू R1, किस लिए कि बच्चे को पता लग जाएगा, यहां पर भी हमने R1 से ओपन किया था पहले और यहां पर भी R1 से ओपन करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता लग जाएगा कि सेम रहेगी या डिफरेंट आएगी। तो उसी तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले देखो, मेरे पास आता है, मैंने 1 लिया,
ये डिलीट 1 -3, 1 तो ले लिया, माइनस का कितना हो जाएगा अंदर 2, क्योंकि 1 में से 3 जाएगा -2। अगला एलिमेंट क्या है मेरे पास, ये 0 है, तो 0 के साथ तो कुछ भी बिठाओगे कोई फर्क नहीं पड़ना, करके भी देख लेना कि ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये डिलीट होगा तो इस केस में क्या बचेगा देख लो भाई, इस केस में क्या बचा देखो, ये डिलीट हुआ, 0 लिया तो मैंने, 1 माइनस का 2, 1 में से -2 करूंगा तो माइनस का क्या बच गया, 1 बचेगा। अगला एलिमेंट आता है 4, कौन सा आता है 4, अगर मैंने 4 लिया, ये डिलीट और ये डिलीट, 3 -2 तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। जब भी मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो कितना बचता है, माइनस का 2, ये मेरे पास 0 हो जाएगा, और प्लस का 4, 4 में से -2 जाएगा तो मेरे पास डिटरमिनेंट कितना आया, 2 आया। तो इस केस में आपको पता लग गया होगा कि जब हमने ट्रांसपोज किया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती। तो यही बात में पहली जो प्रॉपर्टी में है वो सिखाने मैंने आपको सिखाया है, और आपको पहले भी बेसिक डिटरमिनेंट के अंदर बताया है। ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रूव भी हो गई कि किस तरीके से हमारे पास अनचेंज रहती है जब रो और कॉलम को चेंज करते हैं। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा, तो इसका मतलब चेंज रो फ्रॉम कॉलम डिटरमिनेट वैल्यू आर अनचेंज, इट मीन इज सेम। इस केस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। चलिए ये प्रूफ हो गई प्रॉपर्टी नंबर 1। अब चलेंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करूं, इफ एनी 2 रोज और 2 columns are interchanged then sign of determinant is changed। अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आपस में इंटरचेंज करता हूं, उस केस में क्या होगा कि डिटरमिनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब अगर प्लस में डिटरमिनेंट आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में आ रहा है तो प्लस में डिटरमिनेंट आएगा। कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना, ना कि ट्रांसपोज करना। कैसे देखो कि मेरे को अगर ये डिटरमिनेंट दिया जो कि हमने सोल्व कर लिया, जिसकी वैल्यू 2 थी, बार बार मैं नहीं चाहूंगा कि हम इसी चीज पे अटके रहे। ये डिटरमिनेंट था जिसका हमारे पास वैल्यू कितना था, 2 था। अब हम क्या करते हैं, R1 को R3 से इंटरचेंज करते हैं, रो फर्स्ट को रो 3 में इंटरचेंज करते हैं, मतलब आपस में अपनी जगह क्या कर लेगी, बदल लेगी। ये कैसे कि मेरे पास पहली जो रो है ये है ना, पहली रो तीसरी रो में आके बैठ गई और तीसरी रो पहली रो में आके बैठ गई, इंटरचेंज हो गई। अब मैं क्या करूंगा, इसको ओपन करके देखूंगा, क्या करके देखो ओपन, क्या वैल्यू सेम मिल रही है। तो मैं क्या करूंगा, एक चीज हमारे पास यहाँ पे अगर ओपन करता हूं तो मान लो मैंने ओपन टू R1 से ओपन कर दी। ठीक है, तो कैसे होगा, सबसे पहले ये R1 है, मैंने 4 लिया, 4 ले लिया, 4 लेने के बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई और बीच में क्या करेंगे माइनस, तो 2 में से माइनस कितना हो जाएगा 3, तो माइनस क्या बचेगा 1 आ जाएगा। अब अगला एलिमेंट कौन सा लिया मैंने 1, तो माइनस का साइन लगेगा और 1 ले लिया। अब इसके साथ कौन सा बैठेगा, ये देखो, ये तो पूरा डिलीट चला ही जाएगा, 0 -3 तो माइनस कितना हो जाएगा 3। अब इसी तरीके से अगर मेरे पास लास्ट मैंने कौन सा लिया अभी 1 लिया, कौन सा लिया ये 1 लिया, तो ये डिलीट और ये डिलीट, इसका मल्टीप्लाई 0 -1 तो -1 आ गया। जब भी मैंने सोल्व किया तो मेरे पास क्या रहा, माइनस का 4 प्लस का 3 और माइनस का कितना हो गया 1, तो -5 में से 3 जाएगा प्लस का, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 2, जो कि आपके पास ये आ रखा है। तो हमारे पास जब डिटरमिनेंट कितना था यहाँ पे तो प्लस का 2 था, लेकिन जब 2 रो को आपस में इंटरचेंज किया तो मेरे पास कितना आ गया माइनस का 2। इसका मतलब साइन क्या हो गया, चेंज हो चुका है, साइन क्या हो गया, चेंज हो चुका है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर मैं 2 कॉलम को आपस में इंटरचेंज करता तो भी सेम वैल्यू देता। ठीक है ना, करके भी देख सकते हो आप। तो ये हमारे पास हो जाएगी प्रॉपर्टी नंबर 2 और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी रहती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब आपने ये चीज तो देख ली होगी कि जो चीज मैं आपको करा रहा हूं बिल्कुल आसान वे में, हर बच्चे को समझ में आएगी, बिल्कुल आपके माइंड में जाके टकराएगी। तो आपको एक एक चीज और एक एक कॉन्सेप्ट आपको देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं आपको करवाने में,
आपको कम टाइम में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा पूरा का पूरा। पूरी की पूरी चीजें जितने हमारे पास कंटेंट डिलीवर होगा वो आपके माइंड के अंदर जाके इस तरीके से सेट हो जाएगा कि सबसे पहले आप हमेशा मेरे जो क्लास है उसको करोगे, उसके बाद आप जेईई के सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, गारंटी देता हूं आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपको क्या चाहिए, मैं तो कहता ही नहीं कि आप बीच में कोई बुक लेके आओ, सीधे जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। क्या ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने बैठोगे पूरा चैप्टर जब कंप्लीट होगा तब होगा, ऐसे तो होगा नहीं। देखो ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास 150 क्वेश्चन एक चैप्टर में पड़े हैं प्रीवियस ईयर जो भी आपने बुक लिया रखी है, तो उसमें से 30 क्वेश्चन रह सकते हैं, 120 आपसे हो जाएंगे। तो आपके लिए एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है, ये पॉजिटिव तरीका होता है आपके माइंड में जाने का, और उस पर आपको निराश नहीं होना है। 30 क्वेश्चन रह गए तो हो सकता है आप में कोई कमी रह गई हो सकता है आपका दिमाग उतनी तेजी से नहीं दौड़ रहा है। सब बच्चों के बराबर दिमाग नहीं होता, अलग अलग होता है हमेशा ही। तो आपको भी उसी तरीके से चलना है जैसे आप नेचुरली हो, नेचुरली ही बन के रहो। दूसरे की बराबरी नहीं कर सकते, दूसरे को देख के चेंज नहीं कर सकते, ना आप अपना मेथड चेंज कर सकते हो। तो ये चीजों पे आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हो, सुबह से आप 7-8 बजे उठ रहे हो, ठीक है, रात को 1 बजे 2 बजे तक पढ़े, और आप जब सुबह 8 बजे उठे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 साल की मेहनत है, 2 साल की मेहनत के बाद अगर जिस बच्चे ने ड्रॉप लिया तो 3 साल की होगी उसके लिए, +1 +2 ड्रॉपर। तो इतने टाइम में जब आपके पास एक प्लेटफॉर्म आपके लिए बनता है, आईआईटी एनआईटी में जाने का जब मौका मिलता है, तो आपको और क्या चाहिए। जब 22 साल की उम्र में आपकी बहुत अच्छी जॉब लग जाती है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती, तो सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल होता है आपका वहां पे। देखो जीना तो आपको आना चाहिए, नेचुरली आपको रहना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलजुल के आपको रहना पड़ेगा, वो चीजें तो अपने अंदर होनी चाहिए साथ के साथ। ऐसा नहीं दिन रात पढ़ रहे हो, लोगों के साथ कोई भी मिलाप आपका नहीं है, किसी प्रकार से कोई दोस्त नहीं है। सारी चीज होनी चाहिए आपकी लाइफ में, दोस्त होने चाहिए, आपकी फैमिली के अच्छे रिलेशन होने चाहिए, ठीक है, सभी के साथ अच्छे से, लेकिन पॉजिटिव वे में। आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इधर उधर की बातें छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कीजिए, किसी की नहीं सुननी उस टाइम। मेरे को, मैं काम कर रहा हूं, सबके साथ अच्छी बना के रख रहा हूं, और किसी को क्या चाहिए, बस इतना जवाब दो और अपना काम करते रहो। सबसे बढ़िया आपकी लाइफ होती है ये चीज की। अकेलापन कभी भी नहीं लेके आना होता लाइफ में, वो आपको दुखी करे ही करेगा कहीं ना कहीं। क्या पता हमारे को कौन सा टाइम देखना पड़ जाए, क्या पता इन फ्यूचर कैसी कंडीशन आ जाए। तो जब ये आपको हमेशा सुना होगा कि जो बच्चा फेलियर है और वो जो कामयाब होता है ना, तो सबसे बढ़िया चीज होती है उसके पास, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस हो गया फेलियर होने का भी। जब उस कंडीशन के अंदर है तो उसको क्या करना है, उससे निकलने के पूरी की पूरी ताकत उसके अंदर आ चुकी है। इन फ्यूचर भी कभी आएगा तो उससे वो आराम से उसको फेस कर सकता है। जब हमने जिंदगी भर कामयाबी देखी है, जब एक दिन आपके पास जब 24-25 साल की उम्र में जाके आपको कभी ऐसी कंडीशन देखनी पड़ जाए, मैं ये नहीं कहता सभी की आती है, बाई चांस अगर आ जाए तो उसको फेस करने की ताकत आप में होनी चाहिए। तो फेलियर होना कोई बड़ी चीज नहीं है, फेलियर ही आपको सबसे हार्ड और सबसे ज्यादा आपको आपकी जिंदगी को मजबूत करता है, आपकी नींव मजबूत करता है। तो उसको पॉजिटिव मानिएगा, काम करिए, 100% अपनी तरफ से लगाइए तो आपको 100% मिलेगा। इसी तरीके से मैं भी जो चीज करवा रहा हूं आपको 100% अच्छे तरीके से करवा रहा हूं, तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें करनी है। अब बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आएगी हमारे पास तीसरी, इफ ऑल द एलिमेंट्स इन ए रो और इन ए कॉलम आर जीरो देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। अगर किसी रो या किसी एक कॉलम के अंदर सारे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, कहने का मतलब कोई रो पूरी की पूरी जीरो है या कोई कॉलम पूरा का पूरा जीरो है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। उसका रीजन क्या है, जैसे हमारे पास ये डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट में हमारे पास जो R2 है, R2 जो है वो सारी की सारी क्या है, जीरो है, सारे के सारे एलिमेंट क्या बैठे हैं, जीरो है। तो आपको क्या करना है इस केस में, अगर मैं ओपन करता हूं तो मैं कोई जरूरी नहीं किसी से भी ओपन करूं,
ओपन टू R2, मैंने रो 2 से ओपन कर दिया। अगर रो 2 से ओपन करूंगा तो सबसे पहला एलिमेंट मैंने कौन सा लिया, 0। अब 0 के साथ ब्रैकेट में कुछ भी बैठे तो 0 रहेगा, मल्टीप्लाई है। अगला भी माइनस, अगला 0 लिया मैंने, उसके साथ भी ब्रैकेट में कुछ भी बैठेगा तो 0 ही बनाएगा। अगला मैंने 0 लिया, प्लस 0 होता है, उसके साथ ब्रैकेट में जो भी बैठेगा वो भी क्या जाएगा, सारा 0। तो कहने का मतलब पूरा का पूरा आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 के बराबर मिलेगा। आता कि समझ में? तो हमेशा ये भी बात याद रखो कि जैसे एक एलिमेंट 0 है तो उसकी ब्रैकेट में आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आप कंपटीशन में बैठे हो, बोर्ड में तो आपको एक्सप्लेन करके दिखाना होता है, उसी के नंबर मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन में नहीं करना। आपको डायरेक्ट 0 लिख दो, कुछ भी नहीं दिखाना, डायरेक्ट 0 लिखो। एक एलिमेंट जो भी 0 बैठा है, ब्रैकेट दिखाने की जरूरत ही नहीं होती। बता कि समझ में? अब दूसरा हमारे पास ये प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी थी, लेकिन आपके काम बड़ी आएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाएगी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में हेल्प यही करेगी। इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब हो गया सेम है, क्या है, सेम है, कोई 2 रो या 2 कॉलम, तो हमेशा जो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। जैसे ये डिटरमिनेंट था, इसमें क्या हुआ कि मेरे पास ये R1 है, ये R3 है, ये दोनों के दोनों सेम एलिमेंट बैठे हैं। अगर R1 इक्वल टू R3 है तो आपके पास डिटरमिनेंट क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। ओपन करके भी देख सकते हो, ओपन करके भी दिखा देता हूं। मन में कोई भी किसी प्रकार का दुख दर्द नहीं रखना। मैं R1 से ओपन करता हूं, किससे ओपन करता हूं मैं, R1 से। अगर R1 से ओपन करता हूं तो मेरे पास 4 है सबसे पहला एलिमेंट, इसका मल्टीप्लाई 0 माइनस इसका मल्टीप्लाई 3। अगला मेरे पास एलिमेंट है -1 लूंगा जो कि ये आ गया, तो इसके साथ मेरे पास इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, जो कि कितना हो गया, 12। ठीक है, अब मेरे पास नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा, लास्ट वाला बच गया सिर्फ कौन सा, 1। ये डिलीट 1 प्लस का 1 बार बैठेगा और 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 0 जाएगा। तो जब भी मैंने ओपन किया तो मेरे पास कितना, माइनस का 12, कितना बैठ गया भाई, ये मेरे पास यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, माइनस का 12। ये मेरे पास कितना बन गया, प्लस का 11, कितना, प्लस का 11 और प्लस का 1। तो प्लस का 12 और माइनस का 12 आपको क्या दे देगा, 0, क्या दे देगा, 0। और यही बात आपको यहाँ पे बोले है। तो जब भी आपने आइडेंटिकल का केस हो गया, डायरेक्ट आंसर मारो 0, कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। तो ये रूल आप अप्लाई आराम से कर सकते हो, और यही अप्लाई करना है जब आइडेंटिकल का केस हो। बोर्ड लेवल पर भी अप्लाई होता है, तो कंपटीशन पे तो आप कर ही सकते हो आसानी से, ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन सा प्रूफ करके दिखाना है चीजें। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 5 जो कि 4 पे बेस होती है, भी सिर्फ आपको ध्यान रखना है, बाई चांस इस लैंग्वेज में आपको बोल दे तो क्या, इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स आर प्रोपोर्शनेट देन आल्सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनेट है, मतलब समान रेशियो के अंदर है, इक्वल रेशियो के अंदर है, प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है इक्वल रेशियो के अंदर होना, तो उस केस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। इक्वल रेशियो में, जैसे इक्वल रेशियो में सेम है, आइडेंटिकल है, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। तो इस लैंग्वेज में भी आपको बोल सकते हैं, तो एक नई प्रॉपर्टी बन जाती है। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। क्या बोल रहा है इसमें, देखो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स आर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट k देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स k टाइम्स। अगर आप कोई भी रो या कॉलम में कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करा रहे हो, जैसे कांस्टेंट k की मल्टीप्लाई करा रहे हो, तो उस केस में डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो k टाइम्स ही हो जाएगी। कैसे, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये डिटरमिनेंट दिया, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2, क्योंकि पता है कि इसकी वैल्यू 2 है, हमने बार बार कोई सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है, सेम डिटरमिनेंट पे एग्जांपल चल सकता है।
अब देखो, अगर मैं इस पे ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेशन क्या कि C3 पे ऑपरेशन लगाया, 5C3 से मल्टीप्लाई करा दिया। कहने का मतलब मैंने इस कॉलम के अंदर 5 से मल्टीप्लाई करा दिया कॉलम 3 को, तो मेरे पास कॉलम फर्स्ट सेम का सेम, कॉलम सेकंड सेम का सेम, कोई चेंज नहीं है। इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ क्या बन गया 10, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई 15, 1 से 5 की मल्टीप्लाई तो 5 हो गया। अब मैं इसी को ओपन करके देखता हूं, मैंने ओपन कर दिया अभी, ओपन टू R1, R1 से ओपन किया। जब R1 से ओपन किया तो मेरे पास क्या 1 लिया मैंने, ये डिलीट, ये डिलीट, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, 5 माइनस का 15, माइनस क्या बचेगा 10। अब अगला देखो मेरे पास, अगला आया मेरे पास यहाँ पे 1, ये डिलीट, ये डिलीट, 0 माइनस का 60 हो जाएगा, 15 और 4 की मल्टीप्लाई हुई तो 0 में से -60 करेंगे तो कितना हो गया, माइनस का 60 बचेगा। अब अगला एलिमेंट 10 ले लिया हमने, 10 आएगा। 10 लेने के बाद हमारे पास क्या हुआ, ये पूरा डिलीट, ये डिलीट, 0 माइनस का 4 तो -4 बचेगा। पता कि बार बार डिटरमिनेंट आपको ऐसे ही ओपन करना है, कोई टाइम खराब नहीं करना। आप सीख चुके हो, जब सीख चुके हो तो टाइम खराब नहीं करते चीजों पे। तो आपके पास ये कितना बचा माइनस का 10, ये कितना बचा प्लस का 60, ये बचा माइनस का 40, -40 -10 -50, 60 में से जाएगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा। अब 10 को अगर मैं तोड़ू, पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 थी तो 2 × 5 हो जाएगा। तो जो पहले डिटरमिनेंट ओरिजिनल था उसका कितना गुना हो चुका है, 5 गुना हो चुका है ना, जो मेरे पास टूटा पड़ा है 5 मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये किसके बराबर आ गया, 5 है, डी के बराबर आ गया। तो जब मैंने एक कॉलम के अंदर 5 से मल्टीप्लाई कराया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 5 टाइम हो चुकी है। तो ये ही हमारे पास प्रॉपर्टी आती है। तो इस बात का याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट में जब भी आप मल्टीप्लाई कराते हो सीधा डायरेक्ट कोई रो या कॉलम में, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कभी भी डायरेक्ट इस पे ऐसे ऑपरेशन भी नहीं लगता, जरूरत हो तो हम करेंगे, लेकिन वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की वो चेंज हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब मैंने मल्टीप्लाई कराया तो सेम रखना है तो बार डिवाइड भी लगाओ, क्या करना होता है, डिवाइड भी लगाना होता है। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया कि जो डिटरमिनेंट के अंदर एक चीज याद रखना है कि एक कोई रो में अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊं तो उतना ही गुना हो जाएगा। दूसरी रो में भी अगर मैंने 5 से और कराया तो 5 गुना और हो जाता, तीसरी रो में कराता तो 5 गुना और हो जाता। तो ऐसे चलता है। जब यहाँ कॉलम में हमने एक कॉलम में कराया, दूसरे कॉलम में कराता, तीसरे कॉलम में, तो उतने ही गुना होता है। बात आ गई समझ में। तो कॉलम के अंदर ही यहाँ पे कॉन्स्टेंट बार आ जाता है हमेशा। कैसे कि मेरे पास मैट्रिक्स में तो क्या होता था कि मैट्रिक्स में पूरे मैट्रिक्स से हमेशा क्या होता है कि कॉन्स्टेंट बार आता है, लेकिन डिटरमिनेंट में हमेशा याद रखना कि कोई एक रो या एक कॉलम से कॉन्स्टेंट बार आता है। इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा कि डिटरमिनेंट में हमेशा कोई भी रो या कोई भी एक कॉलम से हमेशा कॉन्स्टेंट बार आता है। जैसे मेरे पास इसके अंदर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया तो जब 5 कॉन्स्टेंट बार भी निकाल सकता हूं, 5 कॉन्स्टेंट बार निकालूंगा ना, तो देखो 104 तो ये वाला सेम का सेम 111, यहाँ पे अब पूरा क्या बन गया 231 वापिस बन गया। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, तो यहाँ पे 5D ही के बराबर हो गया। ये किसके बराबर आ गया, 5D की फॉर्म लिख सकता हूं जो कि ये रही। अगर 5 इसके अंदर और होता कॉन्स्टेंट तो 5 और बार आता, इसके अंदर और होता तो और बार आता। ठीक है, क्योंकि जब मैंने बेसिक प्रॉपर्टी बताई थी ना कि कभी भी आप के ए का डिटरमिनेट करते हो, जब के बार आता है तो एन की वैल्यू बार लेके आता है, मतलब ऑर्डर बार लेके आता है। ठीक है, जैसे आपके पास 5A पूरी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा के डिटरमिनेट कराता तो 5 की पावर 3 बार आता और ये डिटरमिनेट। जब मेरे पास एन की वैल्यू कितना हो 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो 3, आता ही समझ में। इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे आपको करके भी दिखाया मैं। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे पॉसिबल होता है डिटरमिनेंट में, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है इस बात का। ठीक है भाई, तो ऐसा हम कर सकते हैं। अब अगला जो हमारे पास रहेगा वो क्या है, 7वीं प्रॉपर्टी आ गई, लगभग प्रॉपर्टी आपकी कवर हो चुकी है। अब आपको बोला कि द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट
अनचेंज्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग मल्टीपल ऑफ एनी रो इनटू द गिवन रो, सेम अप्लाइड विद द कॉलम आल्सो। अगर आप कोई भी डिटरमिनेट में वैल्यू अनचेंज रहेगी, कब है? जब आप कोई भी रो के अंदर ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी दूसरी रो की मल्टीपल ऑफ एनी रो इनटू द गिवन रो के अंदर, ठीक है, तो सेम अप्लाइड विद द कॉलम आल्सो। कैसे? इस चीज को ध्यान से देखिए। आपने इवोल्यूशन ऑफ डिटरमिनेट्स, कहने का मतलब इस पे ऑपरेशन लगता है, तो इसी बात को ये एक्सप्लेन करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। जैसे आपको ये डिटरमिनेट दे रखा है, पहली रो आई जे के, ये आई जे के, मेरे पास 3 यहां पे क्या है? रो, 3 ही कॉलम है। अब इस केस में क्या है कि जब भी आप आर आई पे ऑपरेशन लगाया, कहने मतलब पहली रो को आपने नाम दे दिया आर आई हो जाएगी, ठीक है। आर आई हो गई, तो अगर आर आई पे ऑपरेशन लगाया और मैंने अल्फा की मल्टीप्लाई करा के आर जे के साथ, जो जे वाली मेरे पास रो है उसके साथ मैंने अल्फा की मल्टीप्लाई कराई, प्लस जो के वाली, कहने का मतलब तीसरी रो है, उसके साथ बीटा की मल्टीप्लाई करा के अगर आर आई में ऐड करता हूं, तो हमेशा कोई भी फर्क है नहीं पड़ेगा। डिटरमिनेट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट हमेशा सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी हमेशा। ऐसा ही कॉलम है, जैसे कॉलम सी आई लिया मैंने, पहला कॉलम लिया, ऑपरेशन लगाया मैंने, सी आई पे ऑपरेशन लगाया, लेकिन सी आई सेम का सेम, कोई भी चेंज है नहीं आना। अगर इसमें मल्टीप्लाई करा दिया ना जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट चेंज हो जाता है। अल्फा सी जे प्लस बीटा सी के, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा, चाहे कॉलम पे लगाओ चाहे रो पे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? डिटरमिनेट रिमेन अनचेंज। इस केस में अल्फा बीटा जो है ना, वो कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू जैसे 1 2 3 कुछ भी ले सकते हो एक्सेट्रा, ठीक है। अल्फा बीटा कुछ भी ले सकते हो, कोई कांस्टेंट रहेगा, प्लस माइनस में कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी हो जाएगी जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से आपको करना है। अब इस प्रॉपर्टी पे हम देखो भी क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, जो भी हमने चीज छेड़ी है। अब एक बात यहाँ पे ये भी देखिएगा, चेक विच ऑपरेशन इज पॉसिबल, इनमें से कौन सी ऑपरेशन पॉसिबल होती है, क्योंकि मैंने जो अभी अभी प्रॉपर्टी करा के आया हूं उसी चीज पे लागू कर रहा हूं मैं इस चीज को। तो कौन सी यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल है। तो सबसे पहली चीज आती है कि R1, R1 पे जब ऑपरेशन लगाया माइनस R1 प्लस R2 कर दिया, जिस पे ऑपरेशन लगाया डिटरमिनेट में ही होता है, मैट्रिक्स में लगा सकते हो लेकिन डिटरमिनेट में नहीं लगा सकते। माइनस R1 प्लस R2 किया तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि जिस पे ऑपरेशन लगाया उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, नहीं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, जो कि मैंने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के भी दिखाया था आपको इससे पिछले वाली प्रॉपर्टी, कि कॉलम को पूरे से मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेट चेंज आ गया, ठीक है। अब R2 पे बात करते हैं। R2 पे लगाया 1/2 R2 मल्टीप्लाई करा के प्लस R1 किया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस पे लगाया उस पे कोई चेंज है नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, आपने C1 पे लगाया, C1 सेम का सेम रखा, 2C2 माइनस C3 कर दिया। C1 सेम का सेम है, कोई चेंज नहीं किया, लेकिन कॉलम 2 से 2 की मल्टीप्लाई कराई, माइनस C3 कर दिया इसमें से, पूरे में से। तो ये जो है पॉसिबल होती है ये वाली प्रॉपर्टी, वो इस पे आपको आंसर पे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, डिटरमिनेट पे कोई फर्क है नहीं पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर आपने C3 पे ऑपरेशन लगाया, 2C1 कर दिया, तो ये नॉट पॉसिबल, मीनिंगलेस ऑपरेशन है, क्योंकि जिस पे ऑपरेशन लगाया, C3 पे ऑपरेशन लगाया, ये हमेशा ये बताता है, लेकिन C3 यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं हुई, जिस पे ऑपरेशन लगाया, तो C3 पे क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, तो ये मीनिंगलेस ऑपरेशन होती है हमेशा। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, R1 पे ऑपरेशन लगाया, R2 माइनस R1 प्लस R3 कर दिया। अब देखो जिस पे ऑपरेशन लगाया वो माइनस कर रहा हूं मैं, दोनों में से, इन दोनों को ऐड किया, उसमें से R1 माइनस कर रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्या रहेगी? नॉट पॉसिबल। तो ये हमारे पास हो जाएगी, जो कि बेसिक जो हमारे पास ऑपरेशन लगाने होता है। उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको पता लगेगा कि कैसे चेंज होता है और कैसे चेंज नहीं आता। अब देखो भी, इस केस में अगर बात करूं मैं कि आपको जो क्वेश्चन है वो भी करवा देता हूं अभी ऑपरेशन पे, कि कैसे चेंज नहीं आता है।
देखो हमारे पास ये डिटर्मिनेट है, इस डिटर्मिनेट की वैल्यू आपको पता है 2। सेम क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पे चल रहा है, अभी भी हमने डिटर्मिनेट जो अपने पास गिवन है उसका डिटर्मिनेट 2 है। मैं क्या करता हूं, इस पे ऑपरेशन लगाता हूं। ऑपरेशन क्या लगाता हूं, R1 पे R1 प्लस 2R3 माइनस 5R2 कर रहा हूं। ये R1 पे ऑपरेशन लगाया तो R1 पे कोई भी मैंने छेड़ नहीं किया, इस पे कोई छेड़खानी नहीं करनी है, R1 सेम का सेम। लेकिन R3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया और R2 को -5 से मल्टीप्लाई कराया, और इसमें R1 में क्या कर दिया हमने, इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर ऐसा करता हूं तो मैं अप्लाई करके देख लेता हूं, तो R1 में ही चेंज आएगा। मेरे पास R2 और R3 पे तो कोई चेंज नहीं, सेम की सेम होती है। जिस पे ऑपरेशन लगाए वो ही चेंज आता है, बाकी तो सेम की सेम होती है दोनों रो। तो ये तो दोनों रो सेम की सेम। अब आपको क्या करना है कि इस केस के अंदर मेरे पास R1 पे लगाया, तो मैंने क्या किया कि ये डिटर्मिनेट के अंदर करके दिखाता हूं मैं। R3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया, जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा के निकाला मैंने, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे तो 8 बन जाएगा। क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कराया। देखो R3 को 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यहाँ पर भी 2 बन गया। इसी तरीके से R2 को -5 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ पे करवाया, ठीक है। तो मेरे पास कितना बन गया, अब यहाँ पे जी 5 से करा के सब्ट्रैक्ट कर देना, जी मैं -5 से मल्टीप्लाई करा दूं, दोनों पॉसिबल है। चलो मैं 5 से भी करा के दिखा देता हूं। अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 0 पे तो कोई फर्क नहीं, 0 ही रहेगा। अगर यहाँ करवाया तो इसमें क्या बन जाएगा, 5, यहाँ पे कितना बन जाएगा, 15। जो मेरे पास ये वाली पूरी रो है, इसकी जगह 0, 5 और 15 बन जाएगा। अब क्या करता हूं, इसको और इसको तो मैं ऐड करूंगा, 1 और प्लस का 8 और -0, तो 9 में से 0 माइनस होगा तो 9 ही रहेगा। अब 1 प्लस 2 3 हो गया, माइनस का 5, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा, मैंने सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करा के लिखा है, तो -5 करूंगा तो -2 रहेगा। अब अगला क्या होगा, 2 प्लस 2 प्लस का 4 माइनस का 15, तो माइनस कितना बचेगा, 11 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 11। इस तरीके से आपको ऑपरेशन लगाना है। मैंने तो आपको सिखाया, लेकिन आपको डायरेक्ट इस पे अप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो मेरे पास जो है, इस केस में आपको अब क्या करना है, ये ऑपरेशन तो लगा दिया। अब ये डिटर्मिनेट मेरे पास आ गया, ये सेम रो चल रही है दोनों, R2 और R3। अब ओपन करो, तो मैं करता हूं ओपन टू C1 अब की बार, क्योंकि एक 0 जहां बैठी हो ना किसी रो, पहली कॉलम या पहले रो के अंदर, तो कोशिश करो उस कॉलम या रो से ओपन कर दो, आसान पड़ता है रास्ता, क्योंकि कम से कम एक तो छूटेगा। 9 लिया मैंने, 9 लिया, इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तो डिलीट और ये भी डिलीट, तो 1 माइनस का 3, तो -2 बचेगा। माइनस का साइन लगेगा अगला, और मेरे पास कौन सा जाएगा, 0। कौन सा गया, 0। 0 के साथ तो फिर कुछ भी बैठा है ब्रैकेट में, कोई दिक्कत नहीं है, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा अगला लिया मैंने ये 4 लिया, प्लस का इसका मल्टीप्लाई, माइनस का कितना हो जाएगा, 6, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का 11, तो माइनस बीच में लगता है और -11, तो +11 हो जाएगा, -6, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो मेरे पास इसको अगर मैं सोल्व किया अब, तो मेरे पास कितना हो गया, माइनस का 18, -0 और प्लस का क्या हो जाएगा, 20। तो 20 में से -18 जाएगा, तो डिटर्मिनेंट कितना आया, 2। क्या सेम है, अरे क्या भैया सेम आया, सेम आया, सेम आया, तो इसका मतलब हम ऑपरेशन लगा सकते हैं। लेकिन जिस पे ऑपरेशन लगाया उस पे कोई फर्क है नहीं डालना, नहीं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज जाती है फिर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहेगा, जब जिस पे ऑपरेशन लगा रहे हैं उसको सेम का सेम, कोई दूसरी रो या तीसरी रो उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा के। तो ये मेरे पास हो जाएगा इसका क्वेश्चन, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 7 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है काम। तो इतना ही आज के लिए काम रहेगा। तो 2 आया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज्ड, ठीक है। तो इतना काम आपको कंप्लीट करना है। फिर भी कोई डाउट है, सभी बच्चों को बोलता हूं पूरे हौसले के साथ चीजें करनी है,
जैसे जैसे मैं करवा रहा हूं। 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट आपको पकड़ने हैं, 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट आपको पूरे के पूरे माइंड में स्टोर करने हैं। हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, अपनी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया भी है, अजय नेवड़ मैथमेटिक्स के नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। लेकिन आप कमेंट जरूर कर देना, तो आपको हैंड रिटन नोट्स किसी भी वे में मिल जाएंगे, सेम क्लास और सेम तरीके से। ऐसे नहीं कहीं पे ढूंढने भी पड़ेंगे, सेम तरीके से मिलेगी। तो सभी बच्चे जुड़े, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा आपको, पूरा कंटेंट, और आपको बेनिफिट मिलेगा आपके बोर्ड पे, आपके जेई के पूरा का पूरा सिलेबस जब हम कवर कर देंगे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से अपने को बेनिफिट है मिल रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतने तक ये पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, दोनों के दोनों लेक्चर डिटरमिनेट के, और हम इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे।